हेलो दोस्तों, मैंने कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट के विषय में आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था। उस एग्जाम्पल में भी कुछ आपके नियम कानून होते हैं कि नहीं। आप जाएंगे, आप रैली में चले गए, किसी चुनावी रैली में चले गए, तो आप किसी भी पार्टी के रहिए, ठीक है ना। क्या करना पड़ता है आपको उनका झंडा लेना पड़ता है, आपको उनका बैनर लेना पड़ता है, आपको जो है उनका नारा देना पड़ता है। आप भले कहीं और के हों, भले किसी और पार्टी से रिलेटेड हों, है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी वही बात लागू होती है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ के भी कुछ क्या होते हैं, आपके इसके कुछ लाज हैं, इसके कुछ नियम हैं। उस नियम को ये फॉलो करना पड़ता है जब हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। तो पहला लॉ इसका आता है, इसके कुल 4 लॉ हैं, जिसमें से पहला लॉ आपका आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। दूसरा होता है डी मॉर्गन्स लॉ। जो डी मॉर्गन्स लॉ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर में, etc बहुत से क्षेत्रों में होता है। इसके जितने भी लॉज हैं 1 से लेकर के 4 तक आपके आगे चल के हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो हम पहले ही इनका प्रूफ करके आपको बता देते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी की किताब में नहीं दिया हुआ है, आपके किसी भी किताब में प्रूफ नहीं है। मैं प्रूफ इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आप उसके बारीकियों को समझ सकें, उसके मतलब को समझ सकें। आपका ये जो माइंड है वह जो है सेटअप हो सके इन चीज़ों को समझने के लिए। इसीलिए मैं जो है उसका प्रूफ भी आपको बताता हूँ। बात समझ में आई? आइए इसका प्रूफ देखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ का। तो पहले कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता यही है कि अगर हमारे पास एक सेट ए है, उसका सेट का कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों का यूनियन निकाला जाए, तो वह किसके इक्वल होता है? वह जो है यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। ये पहला लॉ कहता है। दूसरा लॉ यह कहता है कि कोई सेट ए हो और उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश हो और उसका इंटरसेक्शन निकाला जाए तो कितना मिले? 5 मिले। तो डिफिनीशन के बेस पर तो आपने इसको दिखा ही दिया है, इस तरह की चीज़ें आपको पता है ही। मैंने इसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। आइए मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। मैं लिखूंगा तो दूना तीनों टाइम लग जाएगा, आप भी बोर होंगे, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहले से मैंने इसको लिख रखा है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। होता है ना, कोई भी सेट हो, यानी कि जितने भी हमारे नॉन इम्पटी चाहे इम्पटी सेट हो, यूनिवर्सल सेट में ही बिलोंग करते हैं। तो यह जो हम सेट बना रहे हैं, यह सेट ए यूनियन ए डैश का जो हम एक सेट बना रहे हैं, वह क्या होगा? वह यूनिवर्सल सेट में ही होगा। क्लियर हुआ? कोई भी उस सेट से रिलेटेड हम ऑपरेशन करेंगे, वो यूनियन का सबसेट तो होना ही होना है, सॉरी यूनिवर्सल का सेट तो होना ही होना है। यहाँ आपने क्लियर कर लिया। अब आगे चलते हैं कि अब उल्टा प्रूफ करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ हमको इक्वलिटी दिखाने के लिए यह चीज़ इसका सबसेट होना चाहिए और यह चीज़ क्या होना चाहिए? इसका सबसेट होना चाहिए। जब दोनों सबसेट हो जाएंगे तो हम उसको इक्वल सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने जो है बाय डिफिनीशन जो है इस बेस को, इसको हमने क्या कर दिया? समझा दिया डिफिनीशन के बेस पे। बात समझ में आई? अब अगला क्या कर रहा है? यक्स बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल सेट। जब यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है तो यक्स कहाँ बिलोंग करेगा? वह ए में बिलोंग करेगा, आइदर जो है वह कहाँ बिलोंग करेगा? ए डैश में बिलोंग करेगा। अब यहाँ भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूनिवर्सल की बात आती है, यह यू डैश नहीं है, यह यू माइनस ए नहीं है। इसमें वह एलिमेंट कहाँ होगा? ए में भी हो सकता है अथवा ए डैश में भी हो सकता है। वहाँ मैंने आपको बताया था कि यह बनाया था आपका और यह बनाया था, यह आपका ए डैश था, यह ए था, और पूरा यह यूनिवर्स में दोनों आते हैं। तो जो एलिमेंट अगर हम यक्स को यहाँ ले रहे हैं, यक्स एलिमेंट हमारा इसमें लिया जा रहा है, तो इसमें भी हो सकता है और इसमें, हाँ, या तो इसमें हो सकता है या तो इसमें हो सकता है। इसीलिए यहाँ हमने क्या लगा दिया है? आर लगा दिया है। और आर किसके लिए लगता है? यूनियन के लिए लगता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि यस कहाँ बिलोंग करेगा? ए यूनियन ए डैश में बिलोंग करेगा। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि यह यूनिवर्सल सेट भी क्या होगा? ए यूनियन ए डैश का सबसेट होगा। अब हम क्या करेंगे?
इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, इसको और इसको दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए यूनियन ए डैश मिलेगा। क्लियर हो गया। आइए हम इसके दूसरे नियम पर चलते हैं, इंटरसेक्शंस के नियम पर चलते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों चीज़ें दोनों में होना, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। अब हम फाई की डिफिनीशन, अगर कोई चीज़ हमारा जहाँ अनडिफाइंड हो जाए वहीं हमारा फाई होता है, मैंने शुरू में आपको बताया था। तो सपोज साइंस जो फाई होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है, किसी भी सेट का। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश का यह क्या होगा, सबसेट होगा। यह बात हमें यहाँ सामने प्रूफ हो गई। यह हम बाई डिफिनीशन से इसको हम जो है यहाँ लिख दिए। बात समझ में आई ना कि क्या है, फाई जो है सबका सबसेट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लेते हैं कि यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये इंटरसेक्शन ए डैश में बिलोंग कर रहा है। तो अब यह इंटरसेक्शंस का यह जो है डिफिनीशन है। तो इंटरसेक्शंस में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन चीज़ें होती हैं उसका सेट बनता है ना। तो यह कॉमन चीज़ें यक्स इसमें भी होगा और यक्स जो है ए डैश में भी होगा। ये बात तो हो गई बाई डिफिनीशन। किसके हिसाब से हुआ है, यह डिफिनीशन के हिसाब से हुआ है, डिफिनीशन के हिसाब से इतना चीज़ आया है। अब हम क्या देखते हैं कि अगर इसी को लॉजिक के ढंग से सोचा जाए तो यक्स बिलोंगिंग टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए डैश, यहाँ बिलोंग कर रहा था, हाँ, और यहाँ क्या है, यहाँ बिलोंग नहीं, ये सॉरी ये डैश नहीं रहेगा, यक्स जो है ए में बिलोंग नहीं करेगा। अगर हम क्या करें, डैश को हटाएं तो क्या होगा, ये डिफिनीशन टू द उसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के हिसाब से यह यक्स क्या होगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा। ये दोनों बात आप लिख रहे हैं, यक्स ए में बिलोंग भी कर रहा है और यक्स ए में बिलोंग भी नहीं कर रहा है। कंट्राडिक्शन हो गया ना, डिफिनीशन फेल हो रही है ना। तो क्या होगा, यानी कि यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, फाई में बिलोंग करेगा। जब यक्स फाई में बिलोंग करेगा तो ए इंटरसेक्शन ए डैश कहाँ होगा, किससे इक्वल होगा, वह फाई के में ए के सबसेट में होगा। जब यह फाई का सबसेट हो गया तो फिर क्या करेंगे, हम इसको और इसको अगेन कंबाइन करेंगे और यह क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह जो है फाई हो जाएगा। तो यह जो है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे हायर क्लासेज में। इसको जो है आप इसको क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, ठीक है। आइए हम डिमॉर्गन्स लॉ देखते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ भी आपका दो पार्ट्स में है, एक यूनियन के लिए है, एक इंटरसेक्शंस के लिए है। तो यूनियंस के लिए क्या है कि अगर ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वह ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। और दूसरा लॉ यह कहता है कि ए और बी के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के वह बराबर होता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है और इस लॉ का इस्तेमाल हम लोग जो है आने वाले समय में बहुत बृहत स्तर पर करेंगे। कंप्यूटर में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे, मैथमेटिक्स में करेंगे, लॉजिक्स में करेंगे, सब जगह इसका इस्तेमाल होगा। इसलिए मैं इसका प्रूफ आपको बता रहा हूँ। तो आइए समझते हैं कि जैसे यह चीज़ इसके कब इक्वल होगी, यह इसका सबसेट हो और यह जो है इसका सबसेट हो, दोनों को हम दिखा दें और वह जो है आराम से वो प्रूफ हो जाएगा। तो आइए पहले हम इसको सबसेट इसका दिखाते हैं। तो दिखाने के लिए लेट करें, यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी डैश में बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब, इसमें बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी में यह बिलोंग नहीं करेगा। यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो बाय लॉजिक यह क्या होगा, यह तो न तो इसमें होगा और न ही इसमें होगा। यह किससे, यह लॉजिक के हिसाब से यह जो है न तो इसमें होगा और न तो इसमें होगा, क्योंकि दोनों में हो सकता है, होना चाहिए ना, तब ना। या तो यूनियन में की डिफिनीशन के अनुसार किसी एक में रहता है तो मान लिया जाता है कि दोनों में, आर करके हम लोग लिखते हैं उसको, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। तब इसका क्या मतलब होगा, यह ए डैश में होगा और यह बी डैश में श्योर होगा। तो यह ए डैश में भी है और यक्स जो है बी डैश में भी है। इसका मतलब यह हो गया कि यक्स क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में है। जब इसमें है तो यह बाई डिफिनीशन, बाई जो है यह डिफिनीशन के हिसाब से ऐसा हो गया। तो यह क्या निकला हमारा कि ए यूनियन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सिमिलरली हम लोग आगे चलते हैं, यक्स बिलोंगिंग टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है? यहाँ से यही निष्कर्ष निकल रहा है कि यक्स कहाँ बिलोंग करेगा? ए डैश में बिलोंग करेगा, और यक्स कहाँ बिलोंग करेगा? बी डैश में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में है, इसका मतलब वह ए में बिलोंग नहीं करेगा और यक्स जो है बी में बिलोंग नहीं करेगा। न तो ए में बिलोंग कर रहा है, न तो बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि वह ए में भी नहीं होगा और या तो वह बी में भी नहीं होगा। यहाँ क्या है आपका? यह लॉजिक है, यह लॉजिक के हिसाब से ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वह ए यूनियन बी दोनों में कहीं बिलोंग नहीं करेगा। जब कहीं बिलोंग नहीं करेगा तो उसका मतलब कहाँ है? वह कहाँ बिलोंग करेगा? उनके यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। जब बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब यह क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया है। यहाँ से बाय डिफिनीशन, किसके हिसाब से? ये डिफिनीशन के हिसाब से, यानी कि यह क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। यानी कि ये दोनों क्या हो गए आपस में? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हिसाब से यह हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसका मैं आपको दूसरा पार्ट कराऊंगा। आइए हम सेकेंड पार्ट ऑफ द डी मॉर्गन थ्योरम प्रूफ करते हैं। उसमें होता क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ए डैश और बी डैश के यूनियन के वह इक्वल होता है। ठीक है ना, तो लेट करते हैं कि कोई एक पॉइंट एक्स है जो कि ए इंटरसेक्शन बी डैश के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा। कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा। जब उसमें बिलोंग नहीं करेगा तो यह किसके हिसाब से है? वह डिफिनीशंस के हिसाब से है। कैसे है? वह डिफिनीशंस के हिसाब से है। अब यहाँ क्या हो गया? यहाँ आपका ये लॉजिक, यह क्या बताएगा? आपका लॉजिक बताएगा। लॉजिक के हिसाब से कि जब ये इसमें नहीं है तो न तो इसमें होगा न तो इसमें होगा। जब इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है तो इसका मतलब हो गया यहाँ भी क्या लगेगा आपका? यहाँ से यह जो आपका लॉजिक ही लगेगा। लॉजिक के हिसाब से यानी कि यह इसमें भी नहीं होगा अथवा इसमें भी नहीं होगा। जब इसमें नहीं है तो कहाँ होगा? वह ए डैश में होगा और वो यक्स कहाँ होगा? वह बी डैश में होगा। तो इसका मतलब यह निकला कि यक्स हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है? यक्स जो है हमारा बिलोंग कहाँ करेगा? ए डैश में करेगा और बी डैश में करेगा। क्लियर हुआ? यानी कि ए यूनियन बी डैश किसका सबसेट होगा? या ए डैश और बी डैश का यह सबसेट हो गया। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं, इसका उल्टा भी दिखा सकते हैं कि लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसका डिफिनीशन के बेस पे हम लोग जाएंगे तो यह ए में भी होगा और एक्स इसमें बी में भी होगा। यह है इसमें बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। यह कहाँ से हुआ? यह आपका जो है लॉजिक के हिसाब से हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे? अब फिर जब इसको लॉजिक यहाँ भी हमारा लगेगा कि यह ऐसा है, जब ऐसा है तो इसमें भी होगा और इसमें भी ऐसा ही होगा। अब जब हम एंड लगा दिए हैं तो एंड के लिए क्या होता है? आपका इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन हो यानी कि या तो इसमें होगा न तो इसमें, इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। जब इंटरसेक्शन में नहीं है, इस सेट के दोनों सेट के इंटरसेक्शन में नहीं है तो श्योर है कि कहाँ होगा? हुआ इनके कॉम्प्लीमेंट में होगा। यानी कि यह कहाँ बिलोंग करेगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। इससे सिद्ध होता है कि यह चीज़ क्या है? सबसेट ऑफ दिस चीज़ है। तो हम 1 नंबर और 2 नंबर से क्या देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए डैश के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी डैश के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो यह डी मॉर्गन लॉ का दूसरा पार्ट था। अब हम आपको जो है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन बताते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको हम आगे बता रहे हैं। आइए हम आपको तीसरा लॉ बताते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। यानी कि कोई हमारा सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ओरिजिनल जो शुरू का हमारा सेट था वही मिलता है। बहुत ही आसान प्रूफ है इसका, आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। लेट करते हैं कि यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए डैश के डैश में बिलोंग कर रहा है। इसमें बिलोंग कर रहा है तो कहाँ नहीं बिलोंग करेगा? ए डैश में नहीं बिलोंग करेगा। फिर जब हम इसको करेंगे तो लॉजिक के हिसाब से यह क्या होगा? यहाँ फिर आपका जो है ये डिफिनीशंस के हिसाब से है, यह आपका किसके हिसाब से है? लॉजिक के हिसाब से है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला कि यक्स इसमें अगर बिलोंग कर रहा है तो यक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि यह क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। हो गया क्लियर? अब दूसरा चीज़ हम उल्टा दिखाते हैं। सपोज कर लेते हैं यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब कि यक्स जो है ए डैश में बिलोंग नहीं करेगा।
तो हम क्या करते हैं, यक्स को फिर हम ए डबल डैश में बिलोंग कराते हैं। तो इसका मतलब निकला कि अगर यक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो यक्स ए डबल डैश में भी बिलोंग करे, यानी कि ए क्या हो जाएगा, ए डबल डैश का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो 1 और 2 नंबर से क्लियर है कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है तो वह सेट ए के इक्वल होता है। क्लियर हो गया आपको। अब मैं जो है इसका तीसरा लॉ आपको बताऊंगा। आइए जो है हम चौथे नियम के विषय में आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। चौथा नियम क्या कहलाता है, चौथा नियम यही कहला है कि लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। यानी कि अगर हम वो इम्पटी सेट है उसका यू डैश उसका जो है कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वह जो है यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। दूसरा कहता है कि यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वह किसके इक्वल होगा, फाई होगा। इसकी कभी कभी आवश्यकता हमको पड़ती है। आइए इसका हम प्रूफ देखते हैं। पहले वाले का प्रूफ देखते हैं। लेट यक्स बिलोंगिंग टू फाई डैश, यह फाई डैश में है तो यक्स क्या होगा, यह इसमें फाई में नहीं होगा। यक्स डैश फाई में है, यक्स जो है फाई डैश में है तो यह बाय डिफिनीशंस जो है ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ये डिफिनीशंस के हिसाब से, ठीक है ना। जब इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, जब इसमें बिलोंग फाई में नहीं कर रहा है तो श्योर है कि कहाँ होगा वह, यूनियन में, क्योंकि यह इम्पटी सेट है ना, इम्पटी सेट है तो कहाँ बिलोंग करेगा, वह जो है यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा। यानी कि फाई डैश क्या होगा, इसे भी हम जानते हैं, सिंपल सी डिफिनीशन के हिसाब से भी जानते हैं, यह क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। कोई भी चीज़ हो उसका सबसेट होता है। अब फिर हम लेट कर लेते हैं कि यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है। तो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है तो यूनिवर्सल सेट के डैश में वो बिलोंग नहीं करेगा। यूनिवर्सल सेट के डैश में बिलोंग नहीं कर रहा तो अब बात आती है कंट्रा, ऐसा कौन चीज़ है कि जो यूनिवर्सल सेट के डैश हो चाहे डैश का, उससे कोई परे नहीं हो सकता है, यूनिवर्सल सेट से कोई चीज़ बड़ा हो ही नहीं सकता है। यानी कि यह बात हमारे कंट्राडिक्ट का आ रही है। यह डिफिनीशंस के हिसाब से यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, फाई डैश में बिलोंग करेगा। यानी कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वह किसका सबसेट होगा, फाई डैश का सबसेट होगा। 1 और 2 को हम कंप्लीट वो कर लें, कंपेयर कर लें, कंपेयर करने के बाद हमको ये नियम मिल जाएगा। सिमिलरली जो हम दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं कि लेट यक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट के कंप्लीमेंट में, उसका कंप्लीमेंट में है तो वह यूनिवर्सल सेट में नहीं होगा। फिर वही बात यहाँ कंट्राडिक्ट कर रही है, यानी कि यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा फाई में। जब कंट्राडिक्ट हो रहा है तो फाई में बिलोंग करेगा, यानी कि मतलब ये डैश का होगा हमारा फाई का सबसेट होगा। सिमिलरली इसका उल्टा भी दिखाया जा सकता है, यक्स बिलोंगिंग टू फाई, फाई में बिलोंग कर रहा है तो वह कहाँ होगा, फाई डैश में बिलोंग नहीं करेगा। फाई डैश में बिलोंग नहीं कर रहा तो कहाँ बिलोंग करेगा, वह यू डैश में बिलोंग करेगा। जब यू डैश में बिलोंग कर रहा है तो फाई क्या हो जाएगा, यह जो है यू डैश का सबसेट हो जाएगा। यू डैश का सबसेट हो गया, यानी कि हम फिर क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर लेंगे और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में आता है, आप इसको याद कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं, एनालिसिस करेंगे। और जान लीजिए ये ऐसी मैथमेटिक्स है, ऐसी मैथमेटिक्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यह चीज़ थोड़ा सा आती है तुरंत भूल जाती है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये अच्छी ढंग से आएगी। और आपको अगर प्रूफ नहीं आता है कोई बात नहीं है, आपको 100% फार्मूले इसके चारों याद रहने चाहिए, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।